हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इकोलॉजी इन्वायरमेंट की इस सीरीज में। अब तक जो है हम 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट के, और आज है हमारा चैप्टर 7 यानी कि जैव विविधता एवं संरक्षण। और ये हम देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही फ्री पर फोकस रहेगा, यानी कि वन डे एग्जाम जो होता है उस पर फोकस रहेगा। भारत में जो कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हुए यहाँ पर चलेंगे। साथ ही जो है मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है हमारी एक क्लास आ चुकी है जो है पर्यावरण एवं प्रदूषण। तो ये जो है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर क्लास आ चुकी है, ये काफी महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हमने प्री और मेंस को फोकस किया है। तो आप लोगों ने अगर ये क्लास नहीं देखी है तो आप जो है इसे एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही हमको जानना होगा कि जैव विविधता क्या है, इसका अर्थ और अवधारणा एक बार समझ लेते हैं। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों तथा उनके जीन और पारिस्थितिक तंत्रों में पाई जाने वाली विविधता। ठीक है, तो ये मैंने कल भी परसों भी आपको बताया था, आज फिर मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार आपका रिवीजन हो जाएगा। जैव विविधता के 3 स्तर मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो आनुवंशिक विविधता, दूसरा प्रजातीय विविधता और तीसरा पारितंत्र की विविधता। आनुवंशिक विविधता में क्या शामिल होता है? एक ही प्रजाति के जीवों में जीन संबंधी भिन्नता, जैसे कि गेहूं, धान, गेहूं और आम की विभिन्न किस्में देखने को मिलती हैं। तो एक ही प्रजाति की विभिन्न जो है किस्में आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही मैंने आपको एक कुत्ते वाला भी एग्जाम्पल दिया था और एक जो है प्लांट का भी एग्जाम्पल दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रजातीय विविधता, जैसे कि किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता, यानी कि किसी क्षेत्र में विभिन्न नाना प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनकी बात हमने की थी। अगला देखते हैं पारितंत्र विविधता, जैसे कि वन, घास भूमि, मरुस्थल, आर्द्र भूमि, समुद्री पारितंत्र। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि एक पारितंत्र बनता है वन पारितंत्र, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। इसी तरह से दूसरा जो पारितंत्र बनता है वह नदी नाला नदी है, नाला है, तालाब है, वहां बनता है। यहाँ पर नाना प्रकार के जीव मिलेंगे, अलग जो है यानी कि वन से अलग मिलेंगे। इसी तरह से रेगिस्तान में एक पारितंत्र बनता है जो कि इन दोनों से अलग यहाँ जीव मिलेंगे। कैक्टस प्रकार की जो है यहाँ पर पौधे मिलेंगे। साथ ही अगर जीव देखें तो ऐसे जीव मिलेंगे जो रेगिस्तानों को आसानी से, रेगिस्तानी एरिया को यानी कि गर्मी को सह सकें। तो अब देखते हैं, नोट एक देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवों की विविधता उनके जीन, प्रजातियों और परितंत्रों तीनों स्तरों पर विद्यमान होती है। यही क्या है? जैव विविधता है। तो आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी। चलिए आगे देखते हैं। जैव विविधता का महत्व, आखिर जैव विविधता अपना क्या महत्व रखती है उसको देख लेते हैं। जैव विविधता जीवन का आधार है। ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के साथ साथ मानव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। देख लेते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिक महत्व, यानी कि इसका पारिस्थितिक महत्व क्या है। नंबर 1 ये है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को बनाए रखती है। दूसरा है पारिस्थितिक संतुलन में सहायक होती है। तीसरा परागकण यानी कि पॉलिनेशन में सहायक, जिससे पौधों का प्रजनन होता है। और चौथा है पोषक चक्र, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, जल चक्र को बनाए रखती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मृदा निर्माण, मृदा उर्वरता तथा जलवायु नियमन में सहायक होती है। और इसके अलावा जल स्रोतों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी और जल संतुलन में भी सहायक होता है। इसके अलावा जो अगर हम देखें तो आर्थिक महत्व देख लेते हैं। इसका आर्थिक महत्व क्या है? भोजन, लकड़ी, रेशा, ईंधन, चारा प्राप्त करते हैं। साथ ही औषधीय पौधों और जंतुओं से दवाइयां मिलती हैं। कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और पशुपालन का आधार जैव विविधता है। अनेक उद्योग, कागज, वस्त्र, रसायन, कॉस्मेटिक आदि जो है जैव संसाधनों पर निर्भर होते हैं। पर्यटन यानी कि इको पर्यटन एवं स्थानीय आजीविका के अवसर यहाँ पर प्रदान होते हैं। तो ये इसका आर्थिक महत्व है। अब देख लेते हैं सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व क्या है? पहला है इसमें धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं से गहरा संबंध। दूसरा है अनेक त्योहार, लोक कथाएं और रीति रिवाज प्रकृति और जैव विविधता से जुड़े हैं। तीसरा पर्यटन, मनोरंजन और शैक्षिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा है स्थानीय समुदायों की पारंपरिक ज्ञान, कला और हस्तशिल्प का स्रोत। पांचवा है मानव के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चलिए अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि अब हम जो है भारत का देखेंगे। पिछली बार हमने भारत के विषय में चर्चा नहीं की थी, क्योंकि हमें जो है आगे चर्चा करनी थी। अब देख लेते हैं भारत के विषय में।
भारत विश्व के मेगा जैव विविधता यानी कि मेगा बायोडायवर्सिटी वाले देशों में शामिल है। यहाँ जो है हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट, मरुस्थल, वन, आर्द्रभूमि, द्वीप तथा समुद्री परितंत्र तक अत्यधिक विविधता शामिल है। अगर हम देखें तो भारत में जो है कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो ये हैं 4। कौन-कौन से हैं? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखने हैं चारों। कौन-कौन से हैं? ये आपको चारों याद रखने हैं क्योंकि प्री में ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको ये चारों याद रखने हैं। कौन से हैं? एक बार मैं इनको बता देता हूँ। एक तो है हिमालय। हिमालय जो है, हिमालय वाला क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र जो है ये हिमालय का है और इस क्षेत्र में जो है अल्पाइन वन, देवदार, भोजपत्र आदि समृद्ध जैव विविधता है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। साथ ही अगर हम देखें इंडो बर्मा, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र यानी कि ये वाला क्षेत्र अगर हम देखें इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, तो ये वाला है पूर्वोत्तर भारत में घने वन और अनेक स्थानिक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता है, अत्यधिक प्रकार के नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्षेत्र हैं। अभी मैं आगे इनको मैप में भी दिखाऊंगा आपको अलग से। तो उसके बाद अगर हम देखें पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है, ये भी भारत में एक डाइवर्स एरिया है यानी कि हॉटस्पॉट है। और उसके बाद देखें सुंडालैंड, सुंडालैंड कहाँ पर है? सुंडालैंड क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास वाला क्षेत्र जो है, ये सुंडालैंड वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो ये भारत के 4 हॉटस्पॉट हैं, आप इनको चारों को याद रखिए। अब देख लेते हैं स्थानिक प्रजातियां यानी कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। ऐसी प्रजातियां जो प्राकृतिक रूप से किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित हो, उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये है नीलगिरी ताहर जो कि पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है और लायन टेल्ड मैकाऊ जो कि पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। कश्मीर स्टैग यानी कि ये हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। साथ ही निकोबार मेगापोड निकोबारी द्वीप में मिलता है। तो इस आधार पर ही जो है इनको चुना जाता है। अगला देखते हैं भारत की जैव विविधता की विशेषताएं क्या है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का विस्तार, विविध स्थलाकृति, पर्वत, मैदान, पठार, तट, द्वीप, मरुस्थल आदि जो है यहाँ मौजूद हैं। समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही उच्च स्थानिकता यानी कि एंडेमिज्म है, यानी कि अभी मैंने बताया स्थानिक प्रजातियां यहाँ पर उच्च हैं यानी कि अधिक मात्रा में हैं। तो कुछ विशेष प्रजातियां होती हैं जो विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, तो इसलिए जो है इनको शामिल किया गया है। विविध पारितंत्र देखें तो हिमालय पारितंत्र है, वन पारितंत्र है, घास भूमि पारितंत्र है, मरुस्थलीय पारितंत्र है, आर्द्रभूमि, दलदल झील, मैंग्रोव पारितंत्र है, समुद्री पारितंत्र है और द्वीपीय पारितंत्र है। इनको मैंने डिटेल से पिछली वीडियो में चर्चा की है, आप जो है उसको आराम से देखिए। सबसे पहले वह वीडियो देखिए, बाद में ये वीडियो आपको देखनी है। अगर आप ये देख रहे हैं तो इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसको देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। जैव विविधता यानी कि हॉटस्पॉट, वह क्षेत्र जहां स्थानिक प्रजातियों की अधिकता या विविधता पाई जाती है तथा जहां मूल प्राकृतिक वनस्पति का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो चुका हो, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। इस अवधारणा को नॉर्मन मायर्स ने प्रस्तुत किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताए थे 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हिमालय वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये हिमालय वाला क्षेत्र जो है ये है, और दूसरा है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा मैंने आपको बताया था, ये वाला क्षेत्र इंडो बर्मा का है और इसमें ये क्षेत्र भी शामिल कर लिया जाता है जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम देखें सुंडरलैंड, तो सुंडरलैंड हमारा ये वाला क्षेत्र है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये चारों हॉटस्पॉट आपको याद रहना चाहिए बाया मैप, यानी कि मैप के द्वारा आप इनको याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट क्या है? ये ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहां स्थानिक पौधे की बहुत अधिक विविधता होती है और मूल प्राकृतिक वनस्पति का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो चुका होता है। तो ये इसकी जो है क्या है विशेषता है, तो ये आपको याद रखनी है। साथ ही अगर हम देखें हॉटस्पॉट के प्रमुख मानदंड क्या होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि कम से कम 1500 स्थानिक यानी कि एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज का होना यहाँ पर जरूरी है और स्थानिकता का उच्च स्तर होना चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है, मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% या उससे अधिक नष्ट हो चुका हो। तो भारत में ये सब कुछ हुआ है अर्बनीकरण की वजह से, यानी कि अर्बनाइजेशन की वजह से। चलिए अब आगे देखते हैं जैव विविधता के क्षय के कारण। ऐसा क्या कारण था जो ऐसा हुआ है, उसको समझ लेते हैं। प्राकृतिक है भाव तथा जीव संसाधनों की विविधता में भी जैव विविधता के क्षय
यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उनकी वजह से भी होता है। साथ ही और हम देखते हैं इसके अलावा और क्या कारण है। एक तो है आवास का विनाश होना, काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिलते हैं कि जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है, तो ये आपको बताने होते हैं और ये प्री में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। अतिदोहन यानी कि ओवर एक्सप्लोइटेशन, उसके बाद आक्रामक देसी विदेशी प्रजातियां, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि एवं उपभोग पैटर्न। तो डिटेल में आप जो है इसको पढ़ लीजिए ब्रेक करके और जो है पॉज करके। और उसके बाद हम देखते हैं जैव विविधता के क्षय के कारण। अगर जैसे मेंस में आपको लिखना हो तो आप जो है ऐसे चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैव विविधता के क्षय के मुख्य कारण एक घेरे में बनाइए, उसके चारों तरफ जो है सारी चीजें लिख दीजिए, जैसे कि नंबर 1 आवास का विनाश एवं खंडन, अतिदोहन, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि एवं उपभोग पैटर्न। तो आप जो है इस तरह से एक चित्र बना सकते हैं, यानी कि डायग्राम बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जैव विविधता के क्षय के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है, प्रजातियों का विलुप्त होना जो है तय है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल प्रभावित हो सकते हैं, मृदा उर्वरता एवं जल की उपलब्धता घट सकती है, जलवायु परिवर्तन की गति तेज हो सकती है, मानव जीवन एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखिए। औषधीय एवं अन्य उपयोगी संसाधनों की कमी हो सकती है। अब देख लेते हैं कि जैव विविधता आखिर इतना आवश्यक क्यों है। क्योंकि यह जो है पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है, मानव को भोजन, औषधि, वस्त्र, आवास आदि आवश्यक संसाधन प्रदान करती है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करती है, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने में सहायक है, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं भारत के प्रयास। जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। अगर हम उपाय की बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अनेक उपाय अपनाए जाते हैं। इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक था इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा था एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि स्थल पर ही कंजर्वेशन यानी कि उनको बचाने का कार्य, और दूसरा है स्थल से बाहर ले जाकर उनको बचाने का कार्य। इनको हमने डिटेल में चर्चा की है वहां पर। तो क्या होता है, नंबर 1 प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि प्रकार के उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब इनको बनाया जाता है और वहीं पर जो जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। ये दीर्घकालीन प्राकृतिक एवं किफायती संरक्षण विधि है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक तो सुंदरबन है, दूसरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि सरकार जो है इनको संरक्षण प्रदान करती है और इनके लिए कार्य करती है। आगे देखते हैं एक्स2 कंजर्वेशन क्या है। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखना पर संरक्षित करना, रखकर स्थान पर संरक्षित किया जाता है। साथ ही चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, उत्तक संवर्धन आदि को इसके जो है इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में सहायक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया है, जीन बैंक, राष्ट्रीय जीव संग्रहालय, बोटेनिकल गार्डन जैसे कि लखनऊ में आपको देखने को मिलता है। ये प्रश्न जो है बोटेनिकल गार्डन कई बार परीक्षा में पूछा गया है और खास तौर से यूपीपीसीएस के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश विशेष की जितनी भी परीक्षा होती हैं, जैसे कि यूपी पैट होता है या फिर बीईओ, आरओआरओ और ऐसी ही अन्य परीक्षाएं जिनके लिए जो है जीएस महत्वपूर्ण होती है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? लखनऊ में है। संरक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उपाय हैं, उनको देख लेते हैं। वनों का संरक्षण एवं वनीकरण, वृक्षारोपण करना तथा वनों की कटाई को रोकना, प्रदूषण पर नियंत्रण, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण को कम करना, जनसंख्या नियंत्रण, संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए आवश्यक है। जन जागरूकता अभियान, लोगों को जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना है। कानूनी प्रावधान जैसे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 जैसे कानूनों को सख्ती से पालन करना। साथ ही स्थायी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग। याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, उनको समझ लीजिए कि संरक्षण का उद्देश्य क्या है। जैव विविधता की रक्षा, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र एवं मानव कल्याण। जैव विविधता का संरक्षण भविष्य की सुरक्षा और सतत विकास की कुंजी है। तो आप जो है ऐसे कोट अपने मेंस के आंसर राइटिंग में दे सकते हैं, जैसे आपका मेंस जो है काफी अच्छा और जो है काफी साफ सुथरा दिखाई देगा और कम शब्दों में आप बड़ी से बड़ी बात कह जाएंगे। भारत में जैव विविधता से संबंधित प्रमुख कानून हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
काफी महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आप इसको लिख लीजिए और पूरे चार्ट को लिखकर आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये जो है चारों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है और हर परीक्षा में पूछा गया है। मैं किस किस का नाम यहाँ पर लूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जिनमें जीएस महत्वपूर्ण है तो आप ये नोट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। अब आगे उनको देखते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के उपाय मुख्य रूप से 3 प्रकार के, जैसे कि इन सीटू, एक्स सीटू और जन सहभागिता। तो जन सहभागिता को हम सामान्य रूप से इसमें शामिल नहीं करते हैं, विशेष तौर से 2 ही होते हैं। कौन से हैं? इन सीटू और एक्स सीटू, ये आपको याद रखना है। चलिए इन सीटू जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, संरक्षित वन, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो ये असम में है। दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? गुजरात में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये आप जो है इनको याद करते हुए चलिए, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उद्देश्य की बात करें तो प्राकृतिक आवासों, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों को सुरक्षित रखना, उनकी संख्या बढ़ाना तथा सतत उपयोग सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण का। एक्सी2 में देखें, एक्सी2 क्या है? प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है। चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं आदि इसमें आते हैं। अगर हम बात करें कुछ उदाहरण, तो उदाहरण देख लेते हैं और इनको आप याद करिए। दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, साथ ही लखनऊ का वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय जीन बैंक नई दिल्ली में है, ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं जन सहभागिता यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब स्थानीय समुदाय संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन, इको डेवलपमेंट समितियां, जागरूकता अभियान, प्राकृतिक क्लब आदि जो है इसके उदाहरण हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो संयुक्त वन प्रबंधन JFM, इको डेवलपमेंट समितियां, प्राकृतिक शिक्षा अभियान। तो इस तरह का जो है हम संरक्षण करते हैं। आगे देख लेते हैं कि भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इसको देखते हैं। तीनों उपाय मिलकर जैव विविधता की रक्षा करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करते हैं, वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। सफल संरक्षण क्रियान्वयन के सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक आधार पर योजना को बनाना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जन जागरूकता एवं पर्यावरण शिक्षा, कानूनी संरक्षण और प्रभावी क्रियान्वयन, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ संतुलन बनाए रखना। अब बात कर लेते हैं तीनों उपायों का परस्पर एक बार संबंध देख लीजिए। संबंध जो है आप इसको पॉज करके देखेंगे, मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं संरक्षण के प्रमुख उदाहरण। तो संरक्षण के उदाहरण हम बात करें तो नेशनल पार्क के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कार्बेट, जिम कार्बेट, काजीरंगा, सुंदरवन, गिर। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिए। साथ ही वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, नालावर, पेरियार पक्षी अभ्यारण्य। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जैसे कि नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, ग्रेट निकोबार जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। साथ ही अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व तो भारत में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व है। कान्हा टाइगर जो है टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर पेंच जो है ये सभी टाइगर रिजर्व हैं। तो इस तरह से हम संरक्षण करते हैं। साथ ही अगर हम देखें सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र यानी कि कम्युनिटी रिजर्व, तो स्थानीय समुदायों द्वारा जैव संसाधनों की रक्षा, उदाहरण के लिए खोमजंग ओर्चिड संरक्षण कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। इन सीटू बीज एक्स सीटू संरक्षण, तो ये बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर आदि जो है ये शामिल हैं। तो इसको आप देख लीजिए। तो इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, एक बात आप याद रखिए कि जो मैंने अभी आपको ये बताया है राष्ट्रीय उद्यान और जो टाइगर रिजर्व हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो जितने भी महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, इन सब की मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, अलग से एक उसकी वीडियो लाऊंगा। जो भी महत्वपूर्ण होंगे यानी कि जो इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये काफी है, इनको अलग अलग डिस्क्राइब हमें अच्छे से करना होगा। एक वीडियो स्पेशल इसके लिए लेकर आएंगे, उसमें हम चर्चा कर लेंगे इनकी। तो आप लोग जो है परेशान ना होइए, हम इनको अच्छे से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं जैव विविधता संरक्षण के उपाय, जैसे कि भारत सरकार की प्रमुख पहलें हैं। कौन सी पहलें हैं? नंबर 1 प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब शुरुआत हुई? 1973 में। प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप इसको याद रखिए। बाघों का संरक्षण के लिए और टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हाथियों के संरक्षण हेतु। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009
हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट घड़ियाल जो है 1975 में घड़ियाल के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट हंगुल जो है कश्मीरी हंगुल कश्मीरी हिरन है, इसके लिए शुरुआत की गई 1970 में। अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रयास हैं, उनको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है? साइट्स जो है इसकी स्थापना 1973 में हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण के लिए। जैव विविधता अभिसमय यानी कि सीबीडी इसकी स्थापना 1992 में जैव विविधता संरक्षण सतत उपयोग और लाभ साझेदारी के लिए इसकी स्थापना की गई। रैमसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन जो है इसकी स्थापना 1971 में हुई आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड के संरक्षण के लिए। एक लेटेस्ट अभी आर्द्र भूमि हुई है बनी है और इसका नाम है गिलौ रामसर स्थल। और इसकी विशेष बात यह है कि ये अरुणाचल प्रदेश की पहली है, अरुणाचल प्रदेश की इकलौती और पहली रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप जो है इसको याद रखिए, प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से बनता है। चलिए अब देखते हैं भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं, उनको देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि काजीरंगा जो है काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है और ये किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडे के लिए संरक्षित है। रणथंभौर में जो है ये राजस्थान में है और ये बाघ के लिए संरक्षित है। पेरियार जो है केरल में है हाथी के लिए। हंगुल रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर हंगुल यानी कि जो हिरन है उसके लिए। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में शामिल है और ये घड़ियाल के लिए आरक्षित है। हेमिस जो है ये लद्दाख में है हिम तेंदुओं के लिए। केवला देव जो पार्क है ये राजस्थान में है और प्रवासी पक्षियों के लिए। तो केवला देव है यहाँ पर, आप इसको सुधार कर लीजिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। संरक्षण से होने वाले लाभ अगर हम इनको देखें तो नंबर 1 प्राकृतिक संतुलन एवं पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बनी रहती है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। जलवायु परिवर्तन की मार को कम करने में सहायता मिलती है। औषधीय कृषि और औद्योगिक विकास के लिए जैव संसाधन सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। अब हम इसको देखते हैं कि आप लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा है। आप लोग जो है इनको लगाने का प्रयास कीजिए। नंबर 1 प्रश्न है कि भारत का कौन सा क्षेत्र सुंडरलैंड जैव विविधता का हॉटस्पॉट्स का हिस्सा है? तो सुंडरलैंड जो है इसका जो हिस्सा है कौन सा क्षेत्र है? तो इसको मैं आपको बता दूं, सुंडरलैंड जो होता है, सुंडरलैंड हमारा निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए मैप में, हाँ, सुंडरलैंड जो है ये रहा, ये वाला क्षेत्र जो है ये सुंडरलैंड का क्षेत्र है। ये मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार में। चलिए आगे देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण है हॉटस्पॉट वाला, तो आप इसको याद रखिए। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है ये किस वर्ष अधिनियमित हुआ? जैव विविधता अधिनियम की बात हो रही है तो ये हुआ था 2002 में जैव विविधता अधिनियम, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान में प्रजातियों का संरक्षण यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। जीन बैंक, क्या ये इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान में, हाँ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो जीन बैंक में अनुवांशिक सामग्री का संरक्षण एक्स2 कंजर्वेशन का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 और 2 यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक यानी कि वस्कुलर प्लांट्स स्पीशीज होना हॉटस्पॉट निर्धारण का एक मानदंड है। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा देखते हैं कि हॉटस्पॉट के लिए उस क्षेत्र के मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों जो है शर्तें होती हैं, उसके आधार पर ही हॉटस्पॉट क्षेत्र निर्धारित होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो अध्याय 8 है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।